आई एम तनु एंड वेलकम टू द तनु स्टडी अकेडमी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपके कुछ कमेंट्स आए, मैं बता देती हूँ कि कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमारी वीडियो लेट हो गई। तो अब देखते हैं यूपीएससी, पीएससी और रेलवे सीरीज़ जो हमारा पार्ट 1 था उसी का पार्ट 2 आया है। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा था, याद तो है ना सबको? एक बार याद कर लेते हैं रिकैप। लीग ऑफ नेशन के फाउंडर थे वुडरो विल्सन। आई होप आपको याद हो, याद है ना? अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस कब फॉर्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। 1918 में ख़त्म हुआ था, उसी के बाद लीग ऑफ नेशन का फाउंड हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्या था? यूएन कब फाउंड हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 1945 डेट याद होगी। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था उसके बाद। अब देखते हैं बिफोर द टॉपिक। इस बार मैं एक नई चीज़ लाई हूँ जो है बिफोर द टॉपिक, यानी टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ हमारे चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो जो यूएन है उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं: अरबिक, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज़। अब all the 6 organs which we are going to be learned today was formed in 1945 when the UN was formed। यानी ये 6 ऑर्गन जो आज हम पढ़ेंगे वो कब फॉर्म हुए थे? 1945 में, जब यूएन फाउंड हुआ था। 193 कंट्री टू ज्वाइन। अब मैंने बताया कि 193 कंट्री हैं जो यूएन की अभी मेंबर हैं। तो ये लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। कौन सी थी? साउथ सूडान। याद रखिए, साउथ सूडान। कंट्रीज़ विच आर नॉट ऑफ मेंबर ऑफ यूएन। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो यूएन की मेंबर नहीं है: वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको पिक्चर नहीं दिखाई थी इसकी। ये है यूएन का, ये ऑलिव ब्रांचेस हैं। ऑलिव ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं? ऑलिव ब्रांचेस एज अ साइन ऑफ पीस, यानी वो शांति का प्रतीक होती हैं। इसलिए क्योंकि यूएन शांति के लिए बनाया गया था कि दुनिया में शांति रहे, इसलिए यहाँ पे ऑलिव ब्रांचेस हैं। नाउ टुडे वी आर सीइंग सिंपल मेनेमोनिक टू लर्न 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन। देखिए जो 6 ऑर्गन्स हैं यूएन के, मेनेमोनिक क्या होता है? एक रूल, वर्ड या सेंटेंस जो हमें किसी बड़े चीज़ को छोटे फॉर्म में लर्न करा दे। तो आज ही हम यही करने वाले हैं। पहले देखिए, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई कैन गेस, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके करियर पे कुछ ये नहीं कह रही हूँ आपको आईएएस बनना हो, ये भी हो सकता है आपको आईपीएस बनना हो, आईआरएस, आईएफएस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो सिंपल मेनेमोनिक है वो आईएएस से रिलेटेड है। तो अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको आईएएस बनना है तो ए की जगह ई कर दीजिए और ये आपके काम आने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पहले देखिए जीएसटी फॉर्मूला। जीएसटी, जी फॉर जनरल असेंबली, एस फॉर सेक्रेटेरिएट, टी फॉर ट्रस्टीशिप काउंसिल। आईएएस, आई फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ई फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। सो जीएसटी, आईएएस फॉर्मूला आपको जो 6 ऑर्गन्स हैं वो ये लर्न करने में मदद करेगा कि कौन कौन से 6 ऑर्गन्स हैं। अब इन सारे ऑर्गन्स जो हैं इनको डिटेल में देखेंगे। सो 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट डिस्कशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इशूज ड्यूरिंग अ रेगुलर सेशन होल्डेड बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। अब देखिए, जनरल असेंबली एक मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, हम सब जानते हैं। इट डिस्कशन अबाउट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इशूज़। वर्ल्ड इशूज़ क्या होते हैं? पॉवर्टी, जो वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा, यानी ज़्यादातर हर कंट्रीज़ में है या थी। डिस्क्रिमिनेशन,
देखिए पॉवर्टी, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये दोनों हमेशा से वर्ल्ड इशू रही हैं। गरीबी, बहुत से देश हैं जिन्हें गरीबी आज तक सहनी पड़ती है। अब इसका सेशन कब से कब तक होल्ड होता है? सितंबर से दिसंबर, यानी सितंबर से दिसंबर तक इसका सेशन चलता है। ईच कंट्री मेंबर्स allowed to send 5 delegates but they have only 1 vote। आप पहले अच्छा देखिए इसे। The President of General Assembly is elected each year by Assembly to serve a 1-year term of office। Paul Henry Spark, the first President of General Assembly। अब देखिए each member country allowed to send 5 delegates but have only 1 vote। ये नोट करने की बात है। एक कंट्री है, हम अपनी इंडिया देखते हैं। इंडिया ने 5 डेलीगेट्स भेजे। डेलीगेट्स यानी जो उनको इंडिया को जो डिस्क्राइब करेंगे, इंडिया की तरफ से बोलेंगे। तो ये इंडिया है। एक मिनट रुकिए। 1 2 3 4 5। तो जो हमारा पहला डेलीगेट है उसका नाम ए है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ई। अब देखिए तो ये 5 डेलीगेट्स हैं। अब यहाँ पे जनरल असेंबली की, मैं यहाँ पे जनरल असेंबली के लिए जी लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मीटिंग चल रही। अब मीटिंग हुई। अब मिस रिया यहाँ की, देखिए मिस रिया यहाँ की प्रेसिडेंट। अभी मतलब कोई जो प्रेसिडेंट है उसने एक आइडिया दिया कि पॉवर्टी हर देश में जैसी है वैसी ही रहने दें। फिर मिस्टर मोदी जी जो हमारे हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया कि सॉरी, यहाँ पे मोदी जी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी जी अगर हम बात करेंगे तो फिर वो तो यहाँ के प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो मिस्टर राहुल की बात करते हैं। मिस्टर राहुल ने कहा कि पॉवर्टी के लिए कुछ करना चाहिए। अब इंडिया के जो 5 डेलीगेट्स हैं उन्होंने आपस में मिलके मिस्टर राहुल को वोट दिया। मिस्टर राहुल को वोट दिया कि पॉवर्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो हम डेलीगेट्स तो 5 हैं, यानी डिस्क्राइब तो 5 कर रहे हैं, लेकिन वोट हम सिर्फ 1 दे रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो कौन इलेक्ट करता है? असेंबली करती है। तो जैसे मैंने अभी बताया, पॉवर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट के बारे में भी हो सकता था। तो उसका टर्म कितना होता है? 1 ईयर का टर्म होता है। टर्म यानी वो 1 साल तक काम करता है ऑफिस में। पॉल हेनरी स्पार्क थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के। अब फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये हैं। आई होप आपको ये अच्छे से पिक्चर समझ में आ रही हो। 6 मेन कमिटीज अंडर जनरल असेंबली। अब आपने ये देखा है, पहले इसको देखिए। डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, सोशल एंड कल्चरल, स्पेशल, पॉलिटिकल एंड डिकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, बजरी एंड लीगल। ये सारी जो हैं, ये हमारे जो 6 ऑर्गन्स हमने जो पढ़े थे, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, तो उन 6 टॉपिक जो हमने देखे थे उसमें भी यही सब होता है। तो फिर अंडर जनरल असेंबली क्यों? क्योंकि जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, अब आप एक बात मुझे नॉर्मल थिंकिंग के लिए, आप हैं, आपने 2 लेबर्स को रखा है, आप उन्हें बहुत दूर से लेके आए हैं, और अब आप लेके आए हैं तो आपको उनके रहने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जनरल असेंबली, अब जनरल असेंबली मेंबर्स को रहने के लिए तो नहीं कह रहा है, लेकिन अब उनकी सिक्योरिटी कैसी रहनी चाहिए। देखिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी जो मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी कैसी होगी, फाइनेंशियल कैसे डिसीजन लेने हैं, कल्चरल और सोशल कैसे लेने हैं, डिकोलोनाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे तो 4th पॉइंट को आगे समझेंगे। बजट भी तो होता है एक। अब अगर मैंने कहा कि मैं 0 रुपये में
सारी कंट्रीज़ की पॉवर्टी ठीक कर दूंगी, तो ये नहीं होगा। मैं कहूँगी कि मैंने 4000 करोड़ का बजट निकाला है और इस 4000 करोड़ को जैसे मैं 2000 एजुकेशन के सिस्टम में लगाऊंगी, 2000 ई फॉर एजुकेशन, 500 करोड़ कल्चर के लिए, 500 करोड़ जो लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके लिए, फिर 1000 करोड़ किसके लिए, कल्चर। अब कल्चर को बचाना ज़रूरी है, ट्रेडिशन जो है, तो मैंने कल्चर के लिए, तो ये हमारे टोटल मिला के 4000 हो गया, मेरा बजट ख़त्म हो गया। तो यही है, जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उन्हीं के लिए कमिटीज़ हैं ये 6। अब जो हमने 4th पॉइंट पढ़ा था, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन। पहले डीकोलोनाइजेशन समझते हैं। कॉलोनाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन एवरी कंट्री when a country is captured by a strong country or power leading to cultural, traditional and economic changes. There was a huge race of decolonization during the formation of League of Nations. This was also one of the reasons for the failure of League of Nations. ये छोटी कंट्री है, ये बड़ी कंट्री है। छोटी कंट्री हम इंडिया मान लेते हैं, बड़ी कंट्री हम यूएसए मान लेते हैं। यूएसए ने इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया, तो जब इसको एक बड़ी कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री ने एक छोटी कंट्री यानी बहुत जिसके पास पावर नहीं है उस टाइम पे, उसको कैप्चर कर लिया, तो उसे कॉलोनाइजेशन कहेंगे। अब लास्ट टाइम हमने रीज़न्स देखे थे कि कौन कौन से रीज़न थे लीग ऑफ नेशन के फेलियर में। तो फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो था डीकोलोनाइजेशन। उस टाइम पे इस कंट्री को इसको कैप्चर करना है, इस कंट्री को इसको कैप्चर करना है, सिर्फ कैप्चरिंग की लगी थी, तो शांति तो किसी को चाहिए ही नहीं थी। तो ये एक मेन रीज़न था। द सिक्योरिटी काउंसिल इट मेंटेन वर्ल्ड पीस। द हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं और ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है। वर्ल्ड पीस आप देख रहे हैं। रिजॉल्व एंड गिव मेथड्स टू सॉल्व कंट्री कॉन्फ्लिक्ट। कंट्री कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं आपने देखा हो, 2 स्टेट्स हैं, नदी बहती है, उसको रिवर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हम अगली वीडियो में कभी हम डिस्कस करेंगे रिवर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके बारे में। अभी हम कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट, मैप तो अच्छे से नहीं बन रहा है। ये इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे एलओसी की वजह से हमेशा लड़ाई होती रहती है। यही वजह है कि इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो बस वो लड़ाई करते रहेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने हमें और चाइना को मेथड्स तो दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हम दोनों में से भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है अभी। नाउ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अ मेंबर कंट्री फ्रॉम डिक्लेयरिंग वॉर ओवर अनदर मेंबर कंट्री। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं कितने होते हैं? 15 होते हैं मेंबर्स। तो उन 15 में से जो 3rd नंबर का है उसने कहा कि मैं इस पर वॉर छेड़ रहा हूँ, और तो 3 और 12 जो हमारी मेंबर हैं, नंबर है बस, उनमें लड़ाई है, तो ये उसको प्रिवेंट करेगा। अब प्रिवेंट कैसे करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल जो थी इसमें यूएन में फॉर्म हुई थी, तो जो लीग ऑफ नेशन था उसमें ऐसी कोई वो नहीं थी कि दे विल सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस, ऐसा नहीं था। वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, लड़ाई हो जाए तो रोक नहीं पाते थे। यही एक और बिग रीज़न था। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, चाइना, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड एंड फ्रांस। CRUEF क्रूफ। अगर यहाँ पे L होता तो क्रूल बन जाता, लेकिन यहाँ पे F है। आई होप आपको याद रहे। अब ये 5 तो मेंबर कंट्रीज़ हो गई। मैंने बोला परमानेंट मेंबर, परमानेंट यानी हमेशा मेंबर रहेंगे।
अब 5 तो इसमें से 5 कट गई तो 10, फिर ये 10 की बात करते हैं अभी। वीटो पावर रेफर टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। वीटो क्या होता है? रिजेक्ट। सिक्योरिटी काउंसिल ने, एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल लिख रही हूँ, ने ये पास किया कि पॉवर्टी के लिए हम फॉर्मूला ए यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ए चाइना ने कह दिया, क्योंकि परमानेंट मेंबर है। रशिया ने कह दिया, यूएस ने, कि ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए एक मिनट, द काउंसिल इज 10 परमानेंट मेंबर्स with are elected by General Assembly for a period of 2 years. Each member of council has only 1 vote. इसमें भी सिर्फ 1 वोट है। 10 मेंबर परमानेंट मेंबर हो, नॉन परमानेंट यानी परमानेंट नहीं होते, इनको सिर्फ 2 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब मैं बता रही थी, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने फॉर्मूला ए कहा है पॉवर्टी के लिए, चाइना ने मना कर दिया तो नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं है, इंडिया कहेगा कि ये नहीं करेंगे, तो उस पर एक जांच होगी कि वाई, ऐसी क्या वजह है वो जो वो चाहता है कि नहीं। तो ये एक मेन है और इसी को हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर यानी रिजेक्ट पावर। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट वाज फाउंडेड इन 1940 टू लुक ओवर द टेरिटरीज which were not free those days. However, today all the countries are free and are the member of UN headquarters, New York. कब फॉर्म हुई थी? 1940 में। और क्यों फॉर्म हुई थी? जो कंट्रीज तब फ्री नहीं थी, तो उन पे लुक आफ्टर करने के लिए। अब सारी कंट्रीज अभी तो फ्री हैं और मेंबर भी है यूएन के, इसलिए ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं रहता। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है इसके। मैंने बताया कि सारी जो हमारी, आपके मन में डाउट अगर आपने ध्यान से देखा तो ये आना चाहिए कि 1945 में यूएन फाउंड हुआ था। मैंने कहा आपसे कि जब 1945 में ही सारे फाउंड हुए थे, तो फिर ये ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले फाउंड कैसे हो गई? तो ऐसे देखिए, ये पहले इसलिए फाउंड हो गई, 1940 में लीग ऑफ नेशन जब था तब ये फाउंड हुई थी। फिर लीग ऑफ नेशन बंद हो गया 1940 तक के, ऐसी ही रही। फिर 1940 में तो ऐसी ही थी, फाउंड हो गई थी। फिर 1945 में जब यूएन बना तो इसकी पावर्स शिफ्ट हो गई थी। मैंने बताया था पावर शिफ्ट हो गई थी। अब आगे देखेंगे तो अब देखते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैगियो में है, नीदरलैंड में। 15 जजेस हैं जो इलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में ही होते हैं। तो ये याद रखना कि इलेक्शन जो मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस होते हैं वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। अब इन जजेस का टर्म कितना रहता है? 9 साल का। सोचिए फ्रेंड्स, 9 साल का रहता है। अब देखिए, फंक्शन इज टू सेटल डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। सिक्योरिटी काउंसिल भी जो हमारा सिक्योरिटी पे ध्यान रख रहा था, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे जो सिक्योरिटी है मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन ये पीसफुल मैनर, पूरी तरह से पीसफुल मैनर में होता है। फर्स्ट जज कौन था? गुस्टावो गुरेरियो। फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? नीरू चढ़ा। फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा है, इंडियन जज सर बेनेगल नरसिंह राव। अब आगे देखिए, सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट comprises of secretary general and thousands of people of the staff who carry out day-to-day work of United Nation। सेक्रेटेरिएट जो है तो उसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है और उसके अंडर में थाउजेंड्स ऑफ लोगों का स्टाफ होता है। अब वो डे टू डे वर्क यानी यूएन को
जो हमारा कब किससे कौन सी मीटिंग है, कौन सा डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो एज अ असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट वर्क करता है। सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जनरल हेड होता है, याद रखिए, किसका? इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के टर्म के लिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क पे। अब लास्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट वर्क्स फॉर अ कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड बाय फाइटिंग इलेक्ट्रेसी, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. इट सुपरवाइजेस कमीशन as human rights commission. It helps people all over the world to improve their standard of living. It has 54 members with term of 3 year. अभी कितने मेंबर हैं? तो 54 कितने टर्म का है? 3 हो गए. अब इसका वो क्या होता है? इलिटरेसी, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये अच्छे से फाइट करता है, लोगों को सपोर्ट करता है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी खाना पहुंचाता है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाए थोड़ा, और कुछ कमीशंस होते हैं, तो एक कमीशन है ह्यूमन राइट कमीशन, तो उसको ही सुपरवाइज करता है. अब स्पेशल ऑर्गन्स देखते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और भी हैं. एक मिनट फ्रेंड्स. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, यूनिसेफ, यूनेस्को. तो फ्रेंड्स, आई कैन होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अब आप ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इतना लंबा वीडियो हो जाता है, फिर एक साथ समझने में प्रॉब्लम आती है. तो अब हम इन सब के बारे में ब्रीफ में समझेंगे जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स होंगे, लेकिन उसमें हम 2 एट अ टाइम समझेंगे. यानी 2 जो है, हमने इतने सारे कमीशंस और जो एजेंसीज देखी वो सारे हम एक बार में 2 पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से लर्न होगा. तो ये हमारा एक बेनिफिट ही होगा. तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. तब तक के लिए बाय.